अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखा। खत में जहां और बहुत सी बातें की गई, वहीं बल्ले के निशान वाले फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद का जवाब दिया गया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बल्ले के फैसले के हवाले से खत में लिखा है कि अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होगी। खत में बरतानवी हाई कमिश्नर को मुखातिब करते हुए लिखा गया कि इस फैसले के हवाले से आपकी तनकीद बिला जवाज थी। अब देखना होगा कि इस खत का क्या जवाब आता है। दूसरी जानिब अदालती बहास पर आज रियासत कामयाब रही। गुमशुदा शायर अहमद फराद FIR से बरामद हुए। हुकूमत ने मामला बड़ी खूबसूरती से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हुदूद से बाहर किया और दूर आजाद कश्मीर ले गए। इब्तिदा में तसल्ली तो हुई कि चले अहमद फराद साहब जहां पर भी हैं कम से कम मंजर आम पर तो आए, लेकिन जब अहमद फराद साहब की अहलिया और दरख्वास्त गुजार एन नकवी धेरकोट थाना पहुंची तो अहमद फराद साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। FIR में जिस गाड़ी का जिक्र किया गया वो भी थाने में मौजूद नहीं थी। उन्हें कहा गया कि अहमद फराद मुजफ्फराबाद पुलिस के पास हैं। वो मुजफ्फराबाद पहुंची तो पुलिस ने कहा अहमद फराद का उन्हें नहीं पता। वाज़ेह रहे कि शायर अहमद फराद साहब अभी भी लापता हैं। यहां सवाल ये उठता है कि वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब उनके हाईकोर्ट को दिए गए बयान अदालत को गुमराह करने के लिए थे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने अदालत से वापसी पर रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि मेरे जिम्मे अदालत के सामने पेश होकर आईनी सूरत हाल रखना थी, वो मैंने रख दी। बानी PTI जेल में मौजूद होने के बावजूद बड़ी कामयाबी से ज़राए अबलाग से जुड़े हुए हैं। जेल में जारी अदालती कार्रवाई के दौरान रिपोर्टर्स के साथ बातचीत के अलावा वो अब तक आलमी जरीदों में 2 आर्टिकल्स और आलमी मालियाती इदारे को एक खत भी लिख चुके हैं। आज एक और आलमी जरीदे में इंटरव्यू शाया हुआ है जिसमें बानी PTI ने अपनी तोपों का रुख साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ करा। दिलचस्प बात यह है कि उनकी तोपों का रुख अब सिर्फ जनरल बाजवा की तरफ ही है। रजीम चेंज का कुली जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को ठहराया। बानी PTI ने अमेरिका को बड़ी बारीकी से इस मामले से बरी जिम्मा करार दिया। जनरल बाजवा पर भरोसा करने को अपनी सबसे बड़ी गलती करार दिया। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहना है कि बेशतर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। अगर कहीं कोई गलतफहमी हुई है तो उसका जिम्मेदार भी जनरल बाजवा का फैलाया हुआ जहर है। हुकूमत को इस हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात है कि बानी जेल में रहते हुए बाहर की दुनिया से पूरी तरह राब्ते में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब ने तो यहां तक इल्जाम लगा दिया कि बानी PTI को जेल में सोशल मीडिया की सहूलत मैसर है। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत हुई जिसमें अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से अदालती सवालात के जवाब जमा कराने की हिदायत की और बड़ा हुक्म जारी करते हुए टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल डेटा के इस्तेमाल से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर टेलीकॉम कंपनीज आलाकार बनकर गैर कानूनी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हुई तो उन पर उसकी जिम्मेदारी आयद की जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 47 से MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने का आखिरी और हतमी मौका दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसले में लिखा कि MNA तारिक फजल चौधरी ने अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। आखिरी और हतमी मौका है फॉर्म 45, 46, 47 बयान हल्फी के साथ 5 जून तक जमा करा दिया जाए। हुकूमती इरादों को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अंदेशे का इजहार किया कि बानी PTI को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। चूंकि गुज़िश्ता केसेस बोगस साबित हो चुके हैं, क्रैश कर चुके हैं, तो नए केसेस बनाए जाने का खदशा भी उसका इजहार किया है। तहरीक इंसाफ का खदशा अपनी जगह, मगर जो केसेस अदालतों में हैं वो भी इतनी जल्दी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जैसे कि आज हमने इद्दत में निकाह केस का फैसला देखा, जो कार्रवाई सामने आई, फैसला सुनाया जाना था लेकिन सुनाया नहीं गया। समाअत शुरू हुई तो खावर मानिका रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि मुझे 10 मिनट दें। खावर मानिका PTI के वकला से तल्ख कलामी करते हुए बानी PTI को गालम गलौच करने लगे और इख्तितामन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार किया और दरख्वास्त दी। खावर मानिका के इस सारे अमल का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब अदालत से वापसी पर चंद वकला ने खावर मानिका साहब की
दुर्गत मचा दी। और खावर मानेका साहब ने फिर लाइक आई सेड कि जज शाहरुख अर्जुमन साहब पर ये एतराज़ दूसरी मर्तबा किया है। जब पहली दफ़ा खावर मानेका ने जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया था तो अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और ये अपील के स्टेज पे ये इस्तदा मुस्तरद की गई थी। मगर आज हैरान पर जज साहब ने खावर मानेका की दरख्वास्त को अहमियत दी और फैसला सुनाने के बजाय इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिख दिया। फिलहाल ये मामला तातुल का शिकार है। लेट्स सी क्या रिस्पांस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन पीटीआई रहनुमाओं ने सेशन कोर्ट के बाहर बात करते हुए कहा कि ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी है की मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है, बुनियादी हकूक के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। इस वक्त अदालतों पे काफी प्रेशर है। से मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें। ये एक भौंडी साजिश थी कि वजीर-आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। और नाज़रीन, आज का जो ये इद्दत में निकाह केस फैसले और जो आना था, लोग सारे उम्मीद यही कर रहे थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अचानक से जो एक सरप्राइज मूव नजर आई जहां पर दरख्वास्त गुजार ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जज साहब पर ही और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में चली गई अब ये बॉल इस पर। और दीगर मामला जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अदालत के हवाले से जुडिशरी में काली भेड़ों का जिक्र करें और इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दें अपनी एक स्पीच में, ये किस हद तक संगीन है? मामला किधर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक हमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल हमें नजर आती है। गुफ्तगू होगी हमारे साथ। इस वक्त हमें ज्वाइन करें एजाज एहसन साहब, माहिर आईनो कानून। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, आपने वैसे कभी अदालती तारीख में देखा है कि अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर उसी दिन अचानक वो फैसला लापता हो जाए और जज साहब इस बात पर फैसला सुनाने से इनकार कर दें कि मुद्दई ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, जबकि उसी दरख्वास्त को अदालत पहले मुस्तरद भी कर चुकी हो? नहीं, ये तो नून लीग का खेल चल रहा है सारा और वो यही करते हैं अदालतों पे हमले वो करते हैं। ये इस किस्म के इल्ज़ाम वही लगाते हैं कि काली भेड़ें हैं और अदलिया में जो ये नून लीग आफ्टर ऑल एक दफ़ा हमला कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट पे पूरा और इनका कुछ नहीं हुआ। फिर इनको उसके बाद इन्होंने जस्टिस कयूम को टेलीफोन करके डरा धमका के और वो सारी ऑडियो टेप्स सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, वो उन्होंने उनको सजा दिलवाई बीबी शहीद को और आसिफ साहब को, सदर साहब को। बाकायदा वो ऑडियो टेप्स आपने सब सुनी भी है। बिल्कुल। तो नून लीग का तो ये फैशन है। अब ये केस जो है इद्दत वाला इतना बेहुदा केस है, इसका बाहर मालूम है क्या खबर छपती है और क्या छपी है। जब ये इन्होंने सजा दी उसमें 7-7 साल बुशरा बीबी को और इमरान खान को, वो बाहर छपी कि इमरान खान सेंटेंस टू गिवन 7 years फॉर स्लीपिंग विद हिज वाइफ। अब ये केस, इसमें इद्दत पे एक ऐसा शख्स जो आके मुद्दई कौन है, एक ऐसा शख्स जिसने 6 साल पहले तलाक दे दी थी और तलाक देते हुए उसने कहा था इस जैसी कोई पारसा नेक औरत ही नहीं है, दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। और फिर उसने कहा कि खुशी से तलाक दी, बीच में शामिल रहा और 6 साल बाद उसको गिरफ़्तार किया अनदेखे हाथों ने, पर वो इनकम टैक्स और टैक्स के किसी मैटर में, और 2 महीने बाद निकाला। ये निकले बाहर, आते ही ये अपनी बीवी को याद करना शुरू हो गया और उसके बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उस पर इस्तग़ासा करा दिया। और एक इतना गैर मोतबर ये विटनेस है, गवाह है कि इस पे तो कोई एतबार कर ही नहीं सकता जो इतना। फिर वो जिस किस्म की गवाहियाँ शहादतें उन्होंने पेश की हैं वो मुमकिनात में ही नहीं है कि वो एक मियाँ बीवी अपने बेडरूम में अलहदा हों
और कभी मुलाजिम देख रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो देख रहा है। राइट। ये क्या गवाहियाँ, क्या केस एजाज है? साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अखलाकी भी गिरावट की भी बदतरीन मिसाल है ये केस। बहरहाल अब ये मामला, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये खत लिखा गया है आज जज साहब की तरफ से, और ये ट्रांसफर का जो अब ये मामला है, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब क्या कानूनी रास्ता इसमें इख्तियार कर सकती है? क्या अदालत तमाम केस की अपील सुनने और इस पर फैसला महफूज करने वाले जज को ही कहेगी कि वो फैसला सुनाए, क्योंकि तमाम अदालती कार्रवाई बहरहाल मुकम्मल हो चुकी है, या फिर ये केस आपको किसी दूसरी अदालत जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब अगेन मजीद वक्त का ज़िया ही होगा? नहीं, इसी जज को कहना चाहिए सुने। कितनी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्तें नहीं दी गई मुख्तलिफ फरीकैन की तरफ से कि आप ना सुने, और हर मरतबा वो सुनते रहे। ये इमरान के केसेस भी ये कहता रहा है कि ना सुनो, वो सुनते रहे, वो उन्होंने खुद ही सुने। तो ये इसी जज साहब को कहना चाहिए आप सुनाएं फैसला, क्योंकि वरना तो डिले हो जाएगा ना। बिल्कुल। और यही चाहती है नून लीग। सो ये हुकूमत, इन्हीं जजों को काली भेड़ें कह रहे हैं। ये जजों के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। एक बंदे को कहते हैं प्रोड्यूस करो, वो आज़ाद कश्मीर से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल रहा है। वो आज़ाद कश्मीर तो उन्होंने लेके ही उसलिए गए हैं। ये बात अभी भी नहीं आ रहा है। जब जज सारे इकट्ठे हो गए, जज सारे शिकायत कर रहे हैं, जज सारे इस बारे में बड़े मतलब है, उनको ग्रीवेंस है कि ये दबाव डालते हैं एजेंसियों वाले और उनसे मर्जी के फैसले कराते हैं। अब वो अहमद फरहाद जाके उसको आज़ाद कश्मीर ले गए, छोड़ने के निकाला है, ताकि वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पंजाब हाई कोर्ट की किसी की जुरिस्डिक्शन ना हो। अब वो नए सिरे से चलेगा उसका मामला, मतलब और वो दबाव डालेंगे आज़ाद कश्मीर के जजेस पे। तो आज़ाद कश्मीर के जजेस पर दबाव डाला जाएगा। और हालांकि कता कलामी की माफी, लेकिन आपको याद होगा कि अदालत ने एजेंसीज की वर्किंग और पुलिस और उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है उस पर भी उनसे सवालात पूछे थे। उस पर ताहाल कोई बहरहाल जवाब मिला नहीं। नहीं जी, आप तो देखो ना अलीना, आप ये देखो, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने आज खुद नोटिस लिया। वो भी किस पहले तो उन्होंने कोशिश की कि शहबाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ से बातचीत करके वो ही निपटाएं इसको, लेकिन जब वो उधर से वो जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी, जिनको इन्होंने कमिश्नर लगाया इंक्वायरी कमीशन पे, उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बादिले नाखास्ता इन्होंने आज खुद नोटिस लिया। आज खुद नोटिस लेके इन्होंने अपनी तरफ से, इनका ख्याल था कि मामला फैल जाएगा, इन्होंने पांचों हाई कोर्ट से, 4 पाकिस्तान के और पाकिस्तान के सूबों के और 5वां इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है, पांचों हाई कोर्ट से इन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट्स बुला के, जजेस को बुला के और इस बारे में रिपोर्ट दें। इनका ख्याल था कोई 10-12 जजेस तो होंगे 125 में से जो कहेंगे कि जी मुझे कोई नहीं थ्रेट हुई, मुझे कोई नहीं। वो मुतफ़िका तौर पे 125 के कितने 26 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस हाई कोर्ट के हर जज ने इत्तेफाक किया कि ये दबाव डाल रही हैं एजेंसियां, हम पे दबाव डालते हैं, हमें धमकियां देते हैं, हमें डराते हैं, हमारे रिश्तेदारों मुलाजमीन को उठा लेते हैं और सामने आते भी नहीं। वो जिसका नवाज शरीफ ने कहा था, जो अनदेखे हाथ खलाई मखलूक, वो ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं इनके और इनके इन एजेंसियों के बारे में। तो वो खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ बन के अब वो अहमद फरहाद को ले गए कश्मीर कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि इसको भेजना है पाकिस्तान, वापस जाना है इसने कि नहीं। वहाँ पता नहीं थाने में क्या क्या, एक तो मुजफ्फराबाद थाने में जहाँ वो नहीं है अभी, उसको लेके जाएंगे, वहाँ पर्चा हुआ है एक और थाने में जहाँ वो है, इंसदाद दहशतगर्दी की भी, और जी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत भी कह रहे हैं कि उन पे मुकदमात ऑलरेडी हैं।
बट एजाज साहब, ये आप चीफ जस्टिस साहब का आपने जिक्र किया, जिनके हवाले से आप उनके चार्ज अज्यूम करने से पहले ही आप कहते थे कि ये तो शमशीर बकफ होंगे, लेकिन आज हालात ये नजर आते हैं कि खत मंजर आम पर आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखा है। और चूंकि बरतानवी हाई कमिश्नर ने कुछ रोज कबल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब किया, तो उस खिताब के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको बता रहे हैं कि इस मुल्क में सियासतदानों की ताहयात नाअहली भी हुई, लेकिन इस किस्म के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट के ही 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ओवर रूल किया। फिर उन्होंने जिक्र किया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए पार्लियामेंट का जो एक्ट था, इलेक्शंस एक्ट 2017, उसको भी यकीनी बनाया गया, जो कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी को जो है वो इंश्योर करना होता है। और इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाती तो उससे जो निशान छीना गया था, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद ड्यू रिस्पेक्ट सफाइयां दे रहे हैं। इनको सफाइयां क्यों देनी पेश आ रही हैं एजाज साहब? क्योंकि इन्होंने इन मामलात को अपना बना लिया है, अपना ज़ाती, अदालती या कानूनी नहीं है, ये ज़ाती है किसी किस्म। अब निशान सियासी जमात का ख़त्म ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुंतशर करना किसी जमात को सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल राइट है जो सियासी जमात का मुंतशर ना किए जाने का, और फंडामेंटल राइट है निशान पे। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं बीबी की, मैं उनमें वकील पेश हुआ हूँ 1988 में, 2 बीबी शहीद की जजमेंट्स हैं, और निशान हमने इसी तरह लिया था। लेकिन चीफ जस्टिस का असल इम्तिहान ये है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि अब जब 100% जज मुत्तफ़िका तौर पे कह रहे हैं कि ये एजेंसीज हम पे दबाव डालती हैं, हमसे गलत फैसले कराना चाहती हैं और डराती हैं, धमकाती हैं, जब 100% जज ये कह रहे हैं, तो इनका सिपा सालार जो है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसको दरमियान में खड़ा होके, और वो शमशीर बकफ होना पड़ेगा। अगर ये शमशीर बकफ पहले नहीं तो अब होना पड़ेगा। और वो लोग जिनके बारे में 6 जजों ने अपने ख़त में लिखा, या जिनके बारे में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त में जिनके नाम थे, उनको तो पकड़ें, उनको तो बुलाएं, तलब करें, उनका तो ट्रायल करें। ये जो अब अफराद, अनदेखे अफराद और खलाई मखलूक और अनदेखे हाथ बकौल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं, वो अब ये तो बताएं कि कौन से हाथ ये इसको अहमद फरहाद को इस्लामाबाद से कश्मीर ले गए, और कश्मीर में कब ये पर्चे हुए हैं, कश्मीर में उसने कब जाके कोई तकरीर की है या कुछ एक्टिविटी की है। ये तो सब बनावटी है। एजाज साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करना है प्रोग्राम में। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं एतजाज एहसन साहब, माहिर आईन और कानून। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब बनावटी है। एजाज साहब, ऑर्डिनेंसेस की भी मैं बात करूंगी कि मौजूदा हुकूमत ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है। हमें याद है कि माजी में पीपल्स पार्टी तो बड़ा इसकी शदीद मजम्मत करती थी, कंडेम करती थी, कहती थी कि पार्लियामेंट को बाईपास करके ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाता है, पार्लियामानी निज़ाम जो है वो कमज़ोर करने के ये मुतरादिफ होता है। और अभी आपकी जमात ही विद ड्यू रिस्पेक्ट ये जारी कर रही है। अब ये आपके ख्याल में क्यों इसकी नौबत आ रही है? ऑर्डिनेंस के बारे में पीपल्स पार्टी को मैं तो हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह ये किया है, और मैं रज़ा रब्बानी से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये 14 दिनों से 40 दिन बनाना भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया। और फिर दीगर भी जो कि रिटायर्ड जजेस बिठाएंगे। रिटायर्ड जजेस क्यों बिठाएंगे आप? ये तो बैठेंगे वो लोग जिनको चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे, ये गवर्नमेंट तो नॉमिनेट नहीं कर सकती।
और ऑर्डिनेंस तो एक एग्जेक्टिव एक्ट है। एग्जेक्टिव एक्ट के साथ आप ज्यूरिसडिक्शन अदालतों की नहीं ले सकते। ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ है। बट आज को एजाज साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 222 आइन का आर्टिकल 222 का हवाला दे रहे हैं कि अथॉरिटी और पावर्स जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं, और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जो फैसला दिया है वो आइन के खिलाफ है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमिश्नर ने ये तस्लीम किया है कि वो 222 के तहत उनको बहुत पावर्स मिल जाती हैं, एग्जेक्टिव पावर्स उनके हाथ में होती हैं। अगर ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, पर इसके साथ वो ये फिर मुजरिम है, ये मुजरिम है और इन पे मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए कि इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे 90 दिन गुजर जाने के बाद क्यों एक इल्लीगल रजीम रखी, और उस इल्लीगल हुकूमत ने किस तरह खर्चे किए होंगे, किस तरह तनख्वाहें दी होंगी, किस तरह फैसले किए होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की होंगी। वो सारी जो इल्लीगल रजीम थी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी 2003 से लेकर आगे, उसका सब का जुर्म, और ये आर्टिकल 6 का जुर्म है, इनको जेल में होना चाहिए। राइट इससे कम कोई सजा ही नहीं है इनकी। इन्होंने सबवर्ट किया इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को और गवर्नेंस को और इलेक्शंस को। राइट एजाज साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का अभी जो डिस्कशन में जिक्र हुआ था कि वो अदलिया में कुछ काली भेड़ों का जिक्र कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये रिलीफ देना चाहती हैं, जो दिन रात यही सलाह मशवरे कर रही हैं कि कैसे इमरान खान साहब को रिलीफ देकर रिहा किया जाए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस किस्म का बयान कितना संगीन है, और क्या आपको लगता है कि अदलिया इस पर नोटिस लेगी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बिल्कुल लेना चाहिए नोटिस। ये काली भेड़ें कहना, एक इनका बंदा जो खैर इनका नहीं है, वो ना पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है रहा है, ना वो टिकट उसको नून लीग ने दिया था, ना उसको टिकट MQM ने दिया था, और वो किस तरह सेनेटर बन गए बाजवा साहब। अपने आप को कहते हैं आजाद वो सेनेटर। कहते हैं कि ये इनके सरों की इनकी पगड़ियों से हम फुटबॉल खेलेंगे। अब उसके बाद यही कहना था प्राइम मिनिस्टर ने जो उसने कहा है। सो नॉट ओनली दैट, ये डेस्परेट हो गए। राइट एजाज साहब, आज के कानूनी तनाजुर में आप इमरान खान साहब को रिलीफ मौखर होता देख रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की जमात तो समझती है कि वो जल्द बाहर नहीं आ रहे जेल से, और साथ साथ ये भी खदशात जाहिर कर रही है कि मजीद मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। ऑलरेडी 204 पे ये नजर आता है टैली जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं। और साइमल्टेनियसली एजाज साहब, इस पे भी जवाब दीजिएगा कि पंजाब हुकूमत भी बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा। वो चाहते हैं कि सेक्शन 196 CPRC का, उसके तहत गद्दारी का मुकदमा भी इमरान खान साहब के खिलाफ चलाया जाए। जी, ये नून लीग सारी बहुत खौफजदा है उस कैदी से, बहुत। और जितना ये खौफ इनमें है, जितना ये बात उसकी करते हैं, उतना उसका कद बढ़ता जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ, अगर उसका 50 फुट कद हो गया है तो ये सारा इन्होंने बनाया। और वो कोई पॉपुलर शख्स नहीं था जब उसकी हुकूमत इन्होंने हटाई है, और ये हुकूमत लेके इन्होंने 18 महीने जो खिलवाड़ डाला है, उसके बाद तो ये अनपॉपुलर इतने हो गए हैं कि अब ये बाहर, और इनकी जो फॉर्म्स 45 हैं वो जब निकलेंगी बाहर, वो खुलेंगी, इनका ये ख्याल है कि हम ऐसे जज ट्राइब्यूनल्स पे लगाएं कि फॉर्म 45 ना खोली जाए। फॉर्म 45 जो है वो तो इतनी बड़ी उसमें फोर्जरी की गई है, वो तो नज़र आ गई जब इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको उन फॉर्म 45 को चंद को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया ऑफिशियली। वो तो नज़र आ गया कि 14 को 114 किया हुआ है, एक डाल के 3 को 8 किया हुआ है।
हर चीज़ इन्होंने, और मियाँ नवाज शरीफ की फॉर्म ऐसी है, मरियम बीबी की फॉर्म ऐसी है, शहबाज शरीफ की फॉर्म ऐसी है। और कौन वोट डालता था वो ऑन चौधरी को, जो 1 लाख वोट लेके और मियाँ साहब से भी ज्यादा वोट ले लिए शहर से लाहौर जीता में। हुआ है। जी, कोई उनमें- मजाक बना दिया इन्होंने सारा। जी बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे माहिर आईन कानून एतजाज एहसन साहब, और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं बुशरा बीबी के साहब का शोहर ख़ावर मानिका साहब। ख़ावर मानिका साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मानिका साहब सबसे पहले तो आज ये बताइएगा कि आज जब जज साहब पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया, और आपको ये ख्याल आज उस वक्त क्यों आया कि जब ये फैसला इस केस का महफूज हो चुका था, आप ये पहले भी 3 माह कबल ये अपील की स्टेज पे दरख्वास्त कर चुके थे और तब भी मुस्तरद कर दी गई थी जज साहब की जानिब से, ये कोई प्लान के तहत आपकी जानिब से किया गया या अदालत को दबाव में लाने के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। अच्छा, मैं इस बारे में आपने बड़ी वजाहत खुद ही कर दी है कि इससे पहले भी मैं एक एप्लीकेशन दे चुका था जी जी, और वो शॉर्टली डिस्कस हुई थी वो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ, वो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। आई वेंट बैक, मैंने चला गया। उसके बाद फिर हियरिंग्स होनी शुरू हो गई, तो आई फेल्ट कि जी जो मेरे लॉयर ने ही डन एन एक्सीलेंट जॉब, जो टेक्निकली लीगली जो चीजें थी वही लेड ऑन द ग्राउंड, और आज उसकी फाइनल को अभी उनकी आर्गुमेंट्स हो रही थी। तो ऐसे कि जी यू डन एवरीथिंग, बट जो फीलिंग्स मेरे पास हैं, आई जस्ट वांट टू कन्वे टू द जज, बिकॉज मुझे कुछ दिनों से ये फीलिंग हो रही थी कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कि ही माइट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, जो कि सोशल मीडिया पे भरमार शुरू हो गई पिछले 4 दिनों से। मैं हैरान कि ये एकदम अगर ये जजमेंट आ रही है तो सोशल मीडिया पे इतनी बातें क्यों होनी शुरू हो गई हैं कि सिर्फ यही केसेस रह गए। सो आई सेड कि जी मैंने जैसी रिक्वेस्ट की थी, मुझे जस्ट गिव मी 10 मिनट्स अनइंटरप्टेड, सिर्फ मेरी बात सुनने। बट मानिका साहब, पीटीआई कतई कलामी की माफी, लेकिन पीटीआई तो कह रही है ये इंतहाई एक भोंडा केस है, ये एक बहुत ही शर्मनाक केस है। मुझे तो अफसोस होता है, अल्लाह ना करे किसी के घर के साथ ऐसा हो, अल्लाह ताला सबके घरों पे रहम करे। सर आपके ये अनफॉर्चुनेटली ये आपके घर के साथ हुआ है। मुझे एक बताएं कि मुझे क्या, मेरे पास अगर कुछ हुआ है तो मैं यहाँ सिटीजन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं भी जाके? सर आपके पास राइट था, लेकिन 5-6 साल बाद आपको क्यों ख्याल आ रहा है? ये सवाल ये आयद हो रहा है, आपकी बेटियां खुद जो है मंजर आम पर उनको कुरान पे हाथ रख के कहना पड़ रहा है। मैडम, ये सवालात आपने पहले भी मेरे से मीडिया वाले बड़े कर चुके हैं और मैं उसका जवाब भी दे चुका हूँ, मैं दोबारा भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है, जो आज वहां पर हुआ है। मुझे लगता है कि हक गोई या बेबाकी जो होती है ना, किसी को पसंद नहीं आती। कि यार लगता है कि मैंने उनको उनका चेहरा दिखा दिए। अगर मैंने कोई ऑफेंसिव बात की थी उन 10-12 मिनट में, या कोई मेरी जबान में से नाउजुबिल्लाह गलत लफ्ज निकला है, तो जज साहब वुड हैव स्टॉप्ड मी कि आपका ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। बट सर जज साहब ने लेकिन आपको मानिका साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन जज साहब ने आपको रोका नहीं, लेकिन आपने क्यों ये जरूरी समझा कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर गैर मुनासिब जबान जो है वो आप इस्तेमाल करें समाअत के दौरान? मुझे एक बात बताएं कि गैर जरूरी मैंने उनके खिलाफ क्यों कर दिया? वो एक पाकिस्तानी नहीं है। अगर मैं एग्रीव्ड हूँ तो मैं एग्रीव्ड भी, मैं भी इसी मुल्क का रहने वाला हूँ, मेरे पास ही वही राइट्स है ना। मैं कह तो सकता हूँ, आगे में इतना हौसला होना चाहिए कि उसको सुने। हाँ, अगर मैंने बदकलामी की है जो हमारी तरबियत ही नहीं, मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे जरूर बात करे। उस 12 मिनट में ना तो उमर अयूब साहब बोले, ना शिबली फराज साहब बोले, ना गौर साहब बोले, ना अली अहमद ने बात हुई की है। खामोशी से ये सुनते रहे और इवन जज साहब एंड द होल कोर्ट रूम वाज क्वाइट। किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया। जो ही मेरी बात खत्म हुई है, मैं मुड़ा हूँ तो गालियां शुरू हो गई। So you're satisfied with your conduct today? I am satisfied with my conduct. The reason being कि what has happened, जो मेरे साथ किया गया, I will take all possible legal action जो मैं ले सकता हूँ। कि मेरा राइट कोई नहीं है, मैं कुछ बात नहीं कर सकता। सिर्फ इनकी मर्जी की बात हो तो सब ठीक है, अगर इनकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए तो आपने बोला क्यों, आपने गलत बात कर दी है।
ये हमारे माशरे की कदरों को कहाँ पर हम लेके जा रहे हैं? नोबडी हैज द राइट टू से एनीथिंग। मेरे से मेरा राइट क्यों ले रहे हैं? मैं तो चीफ जस्टिस साहब तक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सुने तो सही। तो सर आप चाह क्या रहे हैं मानिका साहब? सवाल तो ये उठता है कि अब डिवोर्स हो चुकी है, आपकी साबका जो एहलिया हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो खुश हैं, आपके बच्चे आपके स्टांस से एग्री नहीं कर रहे, तो आप चाह रहे क्या हैं? यार मुझे आप देखें, आप अजीब बात कर रही हैं। आप हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। हम इस्लामी रियासत जो रियासत मदीना बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है जब तक कि उसकी 18 फरवरी की जो शादी हुई है। मैं आज तक बोला भी नहीं सर, लेकिन 5 साल तक आपने क्यों नहीं बोला? आपने 5 साल तक क्यों नहीं बोला? इसलिए अगर आप सुनेंगी तो मैं जी प्लीज। कि मुझे ये जो इनकी जो छुप के इन्होंने निकाह की है, वो तो 1 जनवरी निकाह जो कोर्ट में जब इनिशिएट जो हुए ये केस, इसी बेसिस पे हुए है कि ये तो छुप के किए बैठे थे। इट वॉज अ डिनायल थ्रू आउट। ये डिनाई करते आए हैं, इट वॉज ऑल अ लाई। बट सर उस वक्त आप अपनी साबका एहलिया के हवाले से भी बड़ी गवाही देते थे। आप कहते थे कि वो पाकबाज खातून है। आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं उसको गवाही दे रहा था, मुझे क्या पता था ये छुप के निकाह की बैठी है। मुझे तकलीफ ये बात की हुई कि मैंने डाइवोर्स दे दिए, चले जाए भी जहां मर्जी करे, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, खत्म हो गया ना। बात ये हुई है कि व्हाई डिड दे हाइड इट? क्यों छुप के किया? आया तो ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए आया था। हमारे घर में ये क्या लेने आया था? क्यों आया था? Why did he come here? Just to become a good human being. Is this how human beings are? This is it what happened. They cheated us. मैं उस बात पे भी फिलहाल इसलिए नहीं राइट। और ये सिर्फ आखिर में बता दें मानिका साहब कि नैब की हिरासत में आपको और हिरासत के दौरान जो है आपको पता चला कि निकाह जनवरी में हुआ था, ये आपको किसने बताया था? नहीं, निकाह के दौरान, मुझे हिरासत के दौरान नहीं पता चला। जब मैं बाहर आया हूँ, आई वॉज इन लाहौर फॉर 4 days, मैं वहां पे रहा हूँ घर पे। और किसने बताया था आपको? उस वक्त ये केस चल रहा था, टीवी पे आ रहा था, टीवी पे हो रहा था। ये सब कुछ हो चुका हुआ है। टीवी से देखा था आपने? जी, और मेरे पास अभी भी जुल्फी बुखारी के मैसेजेस हैं कि ये कोई बात नहीं है, ये झूठ है, दिस ऑल राइट। दिस एंड दैट। राइट, थैंक यू सो मच मानिका साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खावर मानिका साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। और दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है, वो क्या राय रखते हैं, उनसे बात करते हैं। मरियम रियाज वट्टू साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये केस है और इंतहाई शर्मनाक केस है। आज बहरहाल ये उम्मीद की जा रही थी, लाइक आई सेड, कि ये फैसला सुना दिया जाएगा। उल्टा खावर मानिका साहब ने अपने अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर कर दी अगेंस्ट दी जज, और फिर ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया है जज साहब की तरफ से। आप रिलीफ की तवक्को कर रही थी आज, या आपको पता था कि मामला लटकाया जाएगा आज? अलीना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई उम्मीद ऐसी खास नहीं थी, लेकिन शायद कहीं पे कोई 10% कुछ ऐसी उम्मीद, हल्की सी किरण शायद थी कि शायद, क्योंकि आजकल कुछ जजेस जो हैं उनको देयर टेकिंग सम स्टैंड, तो ख्याल आया कि शायद ये शाहरुख अर्जुमन साहब जो है कुछ स्टैंड ले लेंगे अगेंस्ट द प्रेशर्स दैट ही मस्ट बी फेसिंग। लेकिन वो ही हुआ कि जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि उन्होंने बिल्कुल फिर एक मजाक किया इंसाफ के साथ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आज मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया कि इंसाफ का जनाजा, तो इंसाफ के जनाजे जब से ये खान साहब को हटाया गया, बल्कि उनको हटाना भी एक इंसाफ का जनाजा ही निकालना था, तो हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं कि वही ट्रेंड जो है वो, और उस पर मेरी सबसे ज्यादा जाहिर बात है कि जब आपके काजी जो आजम है वो ही इंसाफ देने के मूड में नहीं है, तो बाकी सब ने क्या करना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिस मुल्क में जजेस को इंसाफ नहीं मिलता, उसमें किसी और को क्या मिले। जजेस बहरहाल खत लिख के आप खुद भी इजहार कर रहे हैं जो कंसर्न्स और जिन किस्म के हालात का उनको सामना है। बट मरियम साहिबा, आप और आपकी फैमिली अगेन कितनी शॉक्ड थी, मतलब आज के, और कितनी मायूस हुई है आज की इस अदालती कार्रवाई को देखते हुए? मायूसी तो अलीना जी इसलिए हुई कि अगर जज मतलब एक इज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, लेकिन उसके अलावा जैसे खावर को जिस तरह की लैंग्वेज इजाजत दी जज ने इस्तेमाल करने की अदालत में, वो कौन सा जज है, कौन सा इंसाफ है कि वो उसकी इजाजत देता है कि आप किसी के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं, फिर ये अदालत में लगाएं, औरतों के ऊपर लगाएं,
अपने कल्चर का, अपने मजहब का ख्याल ना करें, तो एक तरफ तो वो इंसाफ दे नहीं रहे, उस तरफ दूसरी तरफ से वो इतना मतलब एक इट्स रियली ट्रेजिक कि वो क्या मजाक बनाया हुआ उन्होंने। और अलीना जी, ये बात सिर्फ मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये केस सिर्फ बुशरा बीबी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ उनको अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ हमारी फैमिली को अफेक्ट नहीं करता, ये उन सब औरतों को इफेक्ट करता है जो सिर्फ पाकिस्तान में है, जो कभी भी उनको डाइवोर्स हुई है या अभी भी एब्यूसिव रिलेशनशिप में है। 6 साल के बाद आके आपका एक एक्स हस्बैंड आपको कह देगा कि जी आपने इद्दत पूरी नहीं की, और वो औरत की गवाही जो कि शरीयत में है कि आपकी मानी जाए, आप उसको बिल्कुल रद्द कर दें। तो ये सबके अगेंस्ट केस है, ये सिर्फ बुशरा बीबी के अगेंस्ट केस नहीं है। बट लाइक यू मेंशन्ड, खावर मानेका साहब का जो कंडक्ट आज देखने में आया अदालत में, आप एक्सपेक्ट कर रही थी दैट ही वुड गो टू दिस लेंथ? खावर से मुझे कभी किसी अच्छे की उम्मीद रही नहीं, तो उसका कंडक्ट तो उसी का कंडक्ट है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिम, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी ग्रेस फ्रॉम हिम, बिकॉज अगर ग्रेस होती तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आज खावर जो जिस सिचुएशन में उसने अपनी पूरी फैमिली को डाला हुआ है वो उससे नहीं होता, वो अपने बच्चों को जिससे नहीं अजियत से गुजारता है और फिर उन्हीं के पीछे जाके छुपता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपसेट होते हैं, अपने बच्चों के साथ जो कर रहा है, और फिर उनका ही सहारा लेके कोर्ट में जो आके बकवास करता है। तो उस इंसान की तो बात करना जो है ना, मुझसे तो उसके बारे में बात ही नहीं होती, मतलब आई डोंट वांट टू इवन टेक हिज नेम, मेंशन हिम, ही इज जस्ट सो डिस्गस्टिंग। बट मरियम साहिबा, कुछ अरसे कबल बुशरा बीबी की बेटी की भी वीडियो मंजर आम पर आई थी, बच्चों का ऑन द होल रिस्पॉन्स है क्या इस पूरे सिचुएशन में? जिस तरह के इल्जामात उनके वालिद साहब की जानिब से आयद किए जा रहे हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक है, बच्चे किस बात का इजहार कर रहे हैं? देखिए, बच्चों ने तो आपने वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने तो अपनी मदर के फेवर में कुरान तक उठा के गवाही दी है। अब ये गवाहियां जो हैं, ये इंसाफ देने वालों को ये गवाहियां नजर नहीं आती, उसकी वजह है कि उन्होंने इंसाफ देना ही नहीं है। अगर इंसाफ देना होता तो ये केस ही ना बनता, अगर इंसाफ होता तो बुशरा बीबी आज जेल में नहीं होती, इमरान खान साहब आज जेल में नहीं होते। वो जिस गर्मी में, जिस तकलीफ में, मुझे कभी एक सहाफी ने सवाल किया कि जी इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको एसी नहीं दूंगा, और मैं कहा ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप उनको एसी दें, मैं आपसे ये कहती हूँ कम से कम सच बोलें कि हमने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, उसकी बीवी को, बाकी सेंट्रो कैदियों को किस हाल में रखा हुआ है। कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत करें ना कि आपने उनको डेथ सेल्स में, कोठरियों में, इस गर्मी में आपने उनको किस हाल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी को आपने जहर दिया, उनके टेस्ट चेंज कराए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी। अब जब उनकी तबीयत इतनी खराब है, उनको एक छोटे से सेल में आपने इस गर्मी में पानी तक आप उनको प्रॉपर नहीं देते, आप उनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं देते, आप उन पर सारा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने खान साहब को तोड़ना है। तो कम से कम सच तो बोलें, इतनी हिम्मत तो हो कि फिर सच बोलें, झूठ के पीछे छुपते हैं। बट मरियम साहिबा, अब आपकी फैमिली अब आज के अदालती ऑर्डर को लेकर क्या करेगी, क्या लाएमल इख्तियार करेगी? चैलेंज इसको करने की तरफ सोचा जा रहा है या फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ही रिस्पांस का इंतजार किया जाएगा? देखिए, ये तो लॉयर्स जो है वो बेस्ट सजेस्ट करेंगे। मेरी अभी लॉयर्स से बात नहीं हुई, जो आज जाहिर बात है कि आई वाज वेरी अपसेट, और लॉयर्स भी उसको डिस्कशन करेंगे फैमिली के साथ। आई थिंक कल बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात है, तो उनका भी जो है इसके व्यू पॉइंट हमेशा लिया जाता है, वो और खान साहब। तो खान साहब बल्कि गाइड करते हैं लॉयर्स को कि आगे क्या स्टेप लेना है। तो विल वेट टू हियर फ्रॉम खान साहब एंड बुशरा बीबी। राइट। मरियम साहब, ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि समझती है कि आने वाले दिनों में मजीद इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात सामने आएंगे और उनकी रिहाई बहुत जल्द मुमकिन नजर नहीं आती, एटलीस्ट पीटीआई की क़यादत ये कहती है। आप क्या होते देख रही हैं? आपको आने वाले दिन किस तरह से आप फोरसी कर रही हैं? आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा उनके रिलीज में अभी ताखीर है? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि खान साहब को इतने आराम से, या बुशरा इमरान खान साहिबा को इतने आराम से कोई बाहर नहीं आने देने वाला, बिकॉज खान साहब इज अ बिग थ्रेट टू सो मेनी पीपल। तो जो लोग बल्कि ये कहते हैं, ये तसल्ली, बेबुनियाद तसल्लियां देते हैं वर्कर्स को, अवाम को, कि खान साहब बस बाहर आने वाले हैं, बस अगली फैसला हो जाएगा, वो मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि शायद इंसाफ मिल जाए। मुझे तो कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो मुझे इसलिए कोई उम्मीद नहीं है कि खान साहब जो है नजदीक किसी फ्यूचर में बाहर आ जाए। अच्छा, और आपने जो ये तसल्ली की बात की, आज आपने ट्विटर पे इसका इजहार भी किया है, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज कर रही थी,
आपने यही कहा कि मैं आपकी मीडिया से गुफ्तगू सुन रही थी, कोट एंड कोट, आपको इंसाफ की उम्मीद है और खान जल्द रिहा होंगे। आपने लिखा कि आप आवाम को क्यों झूठे दिलासे दे रहे हैं, इस मुल्क में इंसाफ का कब से जनाजा उठ चुका है, आपको इसकी खबर भी है। इस हवाले से जरूर बताइएगा कि आपकी एप्रीहेंशंस पहले भी कुछ आप उसका इजहार कर चुकी हैं अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी भी आप उन कंसर्न्स का इजहार कर रही हैं। आपको कोताही किधर नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो ये केस उस तरह से नहीं लीड कर पा रही, या लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पा रही, या वो सपोर्ट जो है वो मोबिलाइज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमें एहतजाज सड़कों पर नजर नहीं आ रहा? देखिए, एहतजाज होगा जिस दिन भी लीडरशिप कॉल देगी, आप देखेंगे एहतजाज होगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज। बट लीडरशिप जो बाहर है उनकी जानिब से क्यों नहीं कुछ कॉल दी जा रही? अब वो मैं हमेशा, इसीलिए आपने जो मेरी ट्वीट पढ़ी, मैं उनको वो अब इस सारे जो हमारी लीडरशिप में लोग हैं वो लॉयर्स, उनको शायद एक बिलीफ है जस्टिस पे, शायद कभी उम्मीद है, वो देखते हैं कि जी लास्ट टाइम जो केस चला तो बड़े अच्छे हमने दलाइल दिए, हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे। मैं बार बार सिर्फ ये कहती हूँ कि इंसाफ जब है ही नहीं तो आप किस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं? इंसाफ नहीं है तो आपको कोई एक और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि कॉन्फ्रंटेशन की स्ट्रैटेजी हो, लेकिन आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। फर्स्ट थिंग यू शुड बी क्लियर, आपको इंसाफ नहीं मिलना, देयर इज नो जस्टिस देयर, सो डोंट वेट फॉर इट। आपने एक ऑल्टरनेटिव प्लान करना है, वो जो भी आपने प्लान करना है वो उसको करें। आप सिर्फ आके मीडिया टॉक में कि जी अगली पेशी पे खान साहब बाहर हो जाएंगे, फलानी पेशी पे खान साहब बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका ऑल्टरनेटिव क्या है? यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड यू शुड टेल योर वर्कर्स कि दिस इज आवर एक्शन प्लान। खान साहब अगर फलानी पेशी तक फलाने दिन तक बाहर नहीं आते तो दिस इज आवर एक्शन प्लान। और मरियम साहबा, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि स्ट्रैटेजी इनकी होनी क्या चाहिए? अगर इनको आपको अगर मशवरा देना पड़े तो आप क्या चाहेंगी कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए, हर सूबे में जो है लोगों को बाहर निकाला जाए, किस तरह से निकाला जाए? दो तरह की स्ट्रैटेजीज एलिना जी पॉसिबल हैं। आई विल लीव इट अप टू द लीडरशिप, बट मैंने आपने वही सजेशन मांगी तो आई कैन गिव अ सजेशन। ऑफ कोर्स मैं ऑलवेज कहती हूँ कि मैं पीटीआई की लीडरशिप पोजीशन होल्ड नहीं करती हूँ, लेकिन एज अ वर्कर, एज अ कंसर्न फैमिली मेंबर, आई थिंक टू थिंग्स आर पॉसिबल। फर्स्ट इज पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट से जो लोग समझते हैं कुछ फायदा नहीं होता, प्रोटेस्ट से बहुत फायदा होता है। प्रोटेस्ट से आपकी कौम की सेंटिमेंट्स जो हैं वो शो होती हैं, ना कि सिर्फ के आपके मुल्क में बल्कि बाहर भी। और इसका इन लोगों को बहुत थ्रेट है, जो करंट इलेजिटिमेट रिजीम है, इसको बहुत थ्रेट है कि कहीं लोग बाहर ना आए। इनको लोगों का थ्रेट नहीं होता तो ये इतना स्वीयर क्रैकडाउन जो करते हैं वो नहीं करते। इनको पता है कि जिससे लोग सड़कों पे आ गए और इंटरनेशनल मीडिया पे पता लग गया कि पाकिस्तान में सब सही नहीं है, तो आपके IMF, आपके लोन्स आपको मिलने मुश्किल है। इसलिए ये हद इम्कान कोशिश करते हैं कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो। वन इज दिस। द अदर स्ट्रैटेजी इज एट द इंटरनेशनल लेवल कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आवाज उठाएं, आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और वहां पे भी मैं देखती हूँ कि पीटीआई की जो भी लीडरशिप है वो फॉर मेनी रीजंस, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर, दे मे हैव गुड रीजंस फॉर दैट, कि वहां पे वो एक्टिव नहीं है। बट आपके समझते हैं कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे एक्टिव नहीं है पीटीआई के जो डायस्पोरा है, बट साथ साथ में ये भी मेंशन करती चलिए डायस्पोरा इज एक्टिव। सॉरी एलिना, मैंने आपको कट किया। जी जी। डायस्पोरा को जो एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होता है ना, वो पार्टी लीडरशिप होती है। डायस्पोरा भी मैं रिसेंटली लंदन में थी और आपका इंटरेक्शन भी हुआ था। जी, मेरा इंटरेक्शन हुआ, वहाँ की लीडरशिप से भी हुआ, वहाँ के पीटीआई वर्कर्स से भी हुआ। वहाँ के वर्कर्स में एक जनरल तासर ये था कि खान साहब जेल में कंफर्टेबली हैं। उनको मैंने कहा नहीं, खान साहब तो एक छोटे से सेल में है, उनको तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जाती। हाँ, ये है कि वो बड़ी हिम्मत में अपने ईमान और हौसले की वजह से वो ये बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं और वो वहां पर हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, हमें तो बताया जाता है कि जी खान साहब इज फाइन। मैंने कहा फाइन है, स्पिरिचुअली फिजिकली वो अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन जिस हालात में उनको रखा जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो बॉडीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी है, तो आपको यू मस्ट रीच आउट टू देम। आज जैसे खान साहब का भी खुद आर्टिकल आ गया, बिल्कुल मैं उसका ही जिक्र करना चाही थी कि वो खुद भी बता रहे हैं और उसी ईमान का वो जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रेंथ जो है वो मिली है। सो साथ साथ और जिन हालात का जो कि अवाम को भी बखूबी अंदाजा है
वो उन हालात का भी जिक्र और वो बारहा कर रहे हैं। उन्होंने, उनका ये पहला इंटरव्यू नहीं था, वो पहले भी आर्टिकल्स 2 लिख चुके हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में। बट व्हाई डू यू थिंक, लास्ट में सिर्फ ब्रीफली बताइएगा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके ख्याल में अवाम क्या वाकई सिर्फ एक लीडरशिप की कॉल का वेट कर रही है? लीडरशिप जो है ना वो एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होता है। अवाम अपने ओन पे निकलते हैं, लेकिन लीडरशिप एक मोटिवेशन आपको क्रिएट करता है। पैशन तो अवाम में है, उसको चैनल करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट पे। That is the role of the leadership. That's why leadership is always very important, and that's why I keep requesting the leadership of PTI कि आपको एक एक्शन प्लान बनाना है और वर्कर्स को बताना है, because workers are increasingly getting frustrated। और अब वो इसमें भी नहीं आएंगे कि अब जो उनको बार बार एक दिया जाता है दलासा कि जी अब निकलने वाले हैं, अब वो वर्कर्स आहिस्ता आहिस्ता दे आर लूजिंग होप विद द लीडरशिप आल्सो, एंड दे आर वेटिंग कि देखेंगे लीडरशिप व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स दे विल। बट लाइक यू सेड कि लीडरशिप जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट होती है बिटवीन वर्कर्स एंड द पार्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा फॉर जॉइनिंग अस, योर व्यूज, आपका वक्त का भी बहुत शुक्रिया। साबिक खातून अव्वल की हमशीरा मरियम रियाज भट्टू साहिबा इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थी, जिन्होंने कहा कि उनको उम्मीद नहीं है कि इस मुल्क में इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा, ऑल्दो कि वो समझती हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जिसकी आपको नजर आता है कि नुमाइंदगी ज़्यादातर माहिरीन कानून जो हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉ लीगल जो है वो सारे तमाम अराकीन हैं जो कि इसकी क़यादत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो समझती है कि शायद वो होपफुल हैं कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। बुशरा बीबी की फैमिली एटलीस्ट इंसाफ की तवक्को नहीं रखती, लेकिन साथ साथ उन्होंने सजेशन ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को दी है कि एक आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दें, और साथ साथ दूसरी ताकि आवाम के जो सेंटिमेंट्स है उसका वो इजहार कर सकें। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे वो कहती हैं कोर्ट्स और फोरम्स को टैप करने की ज़रूरत है। उन्हीं फोरम्स में जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ उसको टैप किया नहीं जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, उनको बरोए कार लाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इसी साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।